रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में जीके में अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न आपने गलत किए। और आप एक हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप अपने ज़िले का नाम और अपने राज्य का नाम एक बार है ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग पाए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखती जा रही है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जीके के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस सुल्तान ने भारत में इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किए? तो बताओ इनमें से कौन से सुल्तान ने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था? पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस प्रथा का जो प्रचलन शुरू किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। एक का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो बताओ कौन से मानसून से होती है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। कौन से? उत्तर पूर्वी मानसून से। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो बताओ ये किसका मिश्र धातु हो जाता है? कांसा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तामा एवं टिन का मिश्र धातु हो जाता है कांसा। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है, गारो एवं खासी किस पर्वत की श्रृंखला है? तो एक पहाड़ियां हैं गारो एवं खासी, तो ये कौन से पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आती हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 के शिवाजी के पिता कौन थे? तो आपको शिवाजी के पिता बताना है कि पिताजी का नाम क्या था। छत्रपति शिवाजी के। तो इनके पिताजी का जो नाम था वो था साईजी भोसले। प्रश्न संख्या 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो बताइए कौन से महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो बताओ में से कौन सा तत्व है जो सूर्य में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन है। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ हम कब मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस? 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक बार 17 मई को ये विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 की सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक को लिखा है दयानंद सरस्वती ने। 9वें नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आईयूपीएसी जो नाम होता है वो एथाइन होता है। कौन सा? एथाइन। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है? तो बताइए किसका अयस्क हो जाता है लूनर कास्ट? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिल्वर का अयस्क हो जाता है। 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 12 का राइट आंसर आपको बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम स्थिर यौगिक हो जाता है इस यौगिक का नाम हो जाता है ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज हो जाता है। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 की फिनॉल का अन्य नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा फिनॉल का दूसरा नाम?
13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि संगमरमर को और किस नाम से जाना जाता है? यानी आपको संगमरमर का दूसरा नाम बताने कि दूसरा नाम क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, तो बताओ 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संगमरमर का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में हो जाएगा बद्रीनाथ का मंदिर? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये उत्तराखंड में स्थित हो जाता है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि श्वसन सरकार को किसने शुरू किया? तो बताओ इसमें श्वसन सरकार है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सरकार को जो शुरू किया था वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। 16 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब की गई थी? तो बताओ गांधी जी ने दांडी यात्रा को कब किया था? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 क्यूबा कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित हो जाता है क्यूबा? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्यूबा कैरेबियन सागर में स्थित हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने 19 नंबर का आ जाता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये हीराकुंड राज्य स्थित हो जाता है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीराकुंड जो बांध है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा राज्य में हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित हो जाता है? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 से कि क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है क्षय रोग से? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे होते हैं फेफड़ा प्रभावित। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है कि मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो बताओ ये किसे समर्पित है जो मिस्र देश में बना हुआ अबू सिम्बेल मंदिर? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो बताओ में से कौन है जो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में इसने कार्य किया? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौटिल्य हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार। 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 कि चीन की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है चीन की सबसे पुरानी सभ्यता? तो स्वान ये चीन की सबसे पुरानी सभ्यता हो जाती है। 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो बताओ किसके समय में बंगाल का विभाजन किया गया था? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। 25 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है इनका ब्यूटेन। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम होता है Fe3O4। क्या? Fe3O4 हो जाता है मैग्नेटाइट का रासायनिक नाम। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि सोरा का व्यापारिक नाम क्या है? तो बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा सोरा का व्यापारिक नाम? 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट ये सोरा का व्यापारिक नाम हो जाता है। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, जब तक आपको मैं प्रश्न संख्या 29 पर लेकर के चलता हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 29 आ चुका कि पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया। तो बताओ कौन से देश में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका फ्रांस में आयोजन किया गया था। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो बताओ इनमें से किसका मिश्र धातु हो जाता है पीतल। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीतल ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हो जाता है, यानी 30 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि शुष्क बर्फ कहलाता है। तो बताओ इनमें से क्या कहलाता है शुष्क बर्फ। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो बताओ इनमें से कौन से देश में है, भूटान की राजधानी क्या हो जाती है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू और भूटान भारत का पड़ोसी देश हो जाता है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बताओ ये किसका अयस्क हो जाता है बॉक्साइट। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन 34 के आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो सेंट्रल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर कर्नाटक में हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो और आज का कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 35 नंबर का प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो बताओ कौन से देश ने सबसे पहले संघीय व्यवस्था को अपनाया था। तो संघीय व्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश हो जाता है अमेरिका। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है जापान की मुद्रा। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जापान की जो मुद्रा हो जाती है ये हो जाती है एन। कौन सी एन हो जाती है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न मार्स गैस किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं मार्स गैस। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न के आपके सामने 38 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब की गई थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना की गई थी वो 1961 में की गई थी, यानी 38 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि बोलने की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो बोलने की दृष्टि में से विश्व में हिंदी भाषा का जो स्थान हो जाता है वो स्थान हो जाता है तीसरा, यानी 39 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि ब्रंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ब्रंजक चूर्ण का जो व्यापारिक नाम हो जाता है वो हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या ब्लीचिंग पाउडर। 40 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।